नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सब वर्णमाला से लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखने को मिलता है वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो सब इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने तैयार किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे छोटी इकाई बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होता है वर्ड। ठीक है, यानी कि हम लोग अ से लेके ज्ञ तक जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, अ आ ई, ठीक है, ये सब वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब वर्डों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कमल। अब यहाँ पे कमल में कितने वर्ड मिले? 3 वर्ड मिले। ठीक है, 3 वर्ड मिले तो क्या बना? एक शब्द बन गया। ठीक है, और शब्दों से फिर क्या बनता है? वाक्य बनते हैं, वाक्य। ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक भाषा का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शंस है शब्द समूह को, वर्डों के संकलन को, शब्द गणना को और वर्डों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, अगर अव्यवस्थित वर्ण होंगे, ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे क है, उसके बाद अ आ गया, उसके बाद ग आ गया, उसके बाद य आ गया, ठीक है, तो इस तरीके के जो भी वर्ण होंगे उनको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है, वो अव्यवस्थित वर्ण होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे याद रखना है आपको, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक, अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठ, तालु और दंत। ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप लोग घ बोल के देखिए। ठीक है, जब आप घ बोलेंगे, यानी कि जब आप घ बोलेंगे तो आपकी जो आवाज़ निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? तो आपके कंठ से निकल रही है। आप बोल के देखिए, आपके कंठ से आवाज़ निकलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंठ। अगला, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण और संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो जो छ है, ठीक है, ये जो छ है ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या होती है 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, वर्णों को देख लेते हैं। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर, इसमें स्वर होते हैं 11। ठीक है, और व्यंजन होते हैं कितने? व्यंजन होते हैं 41। ठीक है, 11 और 41 मिलके टोटल कितने बन जाते? 52 बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ट वर्ग में नहीं आता है कौन सा यहाँ पे वर्ड है। तो यहाँ पे घ जो है ट वर्ण में, ट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं पश्च स्वर किसे कहेंगे। तो पश्च स्वर
उसे कहेंगे जिसको बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है, ठीक है। और अग्र स्वर किसे कहेंगे, जिसको बोलने में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आता है, ठीक है। जैसे अ जो है जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आ रहा है, आ जब बोलते तो जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे घोष वर्ण किसको कहते हैं, तो घोष वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में हमारे स्वर यंत्रों में ज़्यादा कंपन होती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं घोष वर्ण, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, म, ठीक है। जब म बोलते हैं तो हमारे स्वर यंत्रों में अधिक कंपन होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 52, ठीक है। मूलतः 52 वर्णों को माना गया है, ठीक है। वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रों में कंपन कम होता है या नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ख और ग, ठीक है। ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है, तो ये कौन से भाषा से ली गई हैं, तो इसकी जो भाषा है वो है ब, ठीक है, अरबी और फारसी की, ठीक है। किस भाषा की ध्वनियाँ हैं, तो अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ड किस वर्णों के संयोग से बना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो बना है दोस्तों, ये बना है ज और य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन दोनों के मिलने से ये ज्ञ जो वर्ड है वो बना हुआ है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ज्ञ, ठीक है। क्योंकि ज्ञ जो है आधा ज और य से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बोल के देख लीजिए, त, न, द, ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है ये क्या नाम ने दंत नहीं है, मतलब कि जब हम उसको बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है दांत पर नहीं टकराएगी, ठीक है। त बोल के देखिए आपकी जीभ टकराएगी, न बोल के देखिए आपकी जीभ टकराएगी, द बोल के देखिए आपकी जीभ टकराएगी, ठीक है। किससे, दांतों से, है ना। ट बोल के देखिए आपकी जीभ नहीं टकराएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ट, ठीक है। ट कौन सा वर्ण है, तो ये मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं दोस्तों अकारांत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अ, उ, ए, ठीक है। इ को भी हम लोगों ने पहले किस में पढ़ा है, स्वर के अंतर्गत ही पढ़ा है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे हमें पता चला कि इनको पढ़ते तो हम स्वर के अंदर हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है स्वर नहीं है। ओके, ये क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, ठीक है। तो अयोगवाह की यहाँ पर बात की गई है, तो वो होगा आपका विसर्ग, ठीक है। विसर्ग आपका हो गया जैसे ये, ठीक है, और या फिर अंक की मात्रा कहीं पे लगी हो, तो ये सब क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है क्या है इसका उच्चारण स्थान। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह है आपका तालव्य। छ बोल के देखिए आपकी जो जीभ है
तालु में टकराएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप देखिए यहाँ पे छ भी, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। ये जो है जो आपका ये श, ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी बाकी के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं तालव्य व्यंजन इसमें से है कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। कौन सा होगा यहाँ पर तालव्य व्यंजन? तो तालव्य व्यंजन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज, झ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व कौन से? यहाँ पे देखिए तालव्य तो होगा नहीं, उसमें भी नहीं होगा, अंतस्थ, ओठस्थ, ओष्ठ्य, इसका जो राइट आंसर होगा अंतस्थ। ठीक है, क्या अंतस्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जिनको बोलने में, या ऐसे वर्ण जिनको बोलने में क्या होता है, नाक से कम हवा निकलती है या नाक से कम वायु निकलती है। वायु कहाँ से ज़्यादा निकलती है? मुंह से निकलती है। ठीक है, जैसे माँ बोलो आप, ठीक है, जैसे गांव बोलो, तो आपके मुंह से हवा निकलेगी, नाक से हवा नहीं निकलेगी। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, मतलब कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे ध्वनियाँ दी हुई हैं, और ए, क, तालव्य। ठीक है, तो आप बोल के देखिए, तो यहाँ पे और अगर आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंठ से निकल रही है। ठीक है, क्योंकि और कहीं पे भी ना दांत पे टकराया, ना होस्ट पे टकराया, ना ही आपके तालू में, ये कहाँ से? कंठ से आवाज़ निकली। और ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, और इसी के साथ ही आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।